स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और लास्ट जो सेकंड लेक्चर हमारा था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस का टॉपिक किया था और ये था E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ऑलरेडी ये टॉपिक हम सॉल्व कर चुके हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आता है। इमेजिन Q चार्ज यूनिफॉर्मली distribute on the surface of a ring and on a sphere. Radius of both is capital R. Distance between center of these are √3. What is force at sphere ड्यू टू रिंग? ये क्वेश्चन है। रिंग और स्पेयर दोनों की रेडियस कैपिटल आर है और दोनों की सरफेस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। और आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसमें अगर डिस्टेंस r/√3 हो तो ये आपके पास फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो आप देखिए बेटा, ये दोनों एक तरीके से यो प्रेजेंट है, ये रिंग और ये स्पेयर, ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये रेडियस r, also that is radius r, distance between them is r√3. So simple, if we use this formula then we can calculate electric field intensity due to ring at the center of sphere, and total charge given to spherical surface is centralized as a q charge at its center. So first of all, electric field due to ring, electric field due to ring E equal to k q r√3, k q x की जगह r√3, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, अपॉन r स्क्वायर प्लस r√3 स्क्वायर and power 3/2. So that is k cube r√3 upon 3r square plus 1r square 4r square। 4r square को जब आप कैलकुलेट करेंगे इससे तो 3/2 के कारण ये आ जाएगा 8r cube, that is 8r cube. Now force F is equal to QE, because just
आपको मैंने अभी समझाया कि इसका टोटल चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बट अगर इस सारी हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें इस स्फेयर की, तो इस स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी, और ये सारी अगर हम इसमें पीछे इसको मीट करें लाइंस को, ये सारी की सारी इसके सेंटर पर, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंट्राइज एट इट्स सेंटर, और हमें ऐसा फील होगा कि सपोज टोटल चार्ज कहां पर प्रेजेंट है, क्यू इसके सेंटर पर प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी सारे चार्ज को हम सेंटर पर सेंट्राइज करके सेंटर पर, इसके सेंटर पर ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। तो एफ इक्वल टू क्यू ई, सो दैट इज क्यू इंटू के क्यू आर रूट 3 अपॉन 8 आर क्यूब, और ऑन सॉल्विंग एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर तो कैंसिल हो जाएगा, एक रूट 3 अपॉन 8 आर स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर फोर्स होगा। तो ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया। ओके, आपसे रिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा सकती है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रूट 2 आर डिस्टेंस या रूट 2 डिस्टेंस, जो भी, तो यहाँ एक्स की जगह वो वैल्यू रख दीजिए, जो चार्ज दिया हुआ वो चार्ज रख दीजिए, और रिंग की रेडियस रख दीजिए। तो टोटली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आता है बेटे, इसमें गॉस लॉ, जो मेन चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, जो भी आप कहना चाहें। तो इसकी एप्लीकेशंस में से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की संभावना रहती है, गॉस लॉ। गॉस ने जो अपना एक लॉ दिया था, वो आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दिया था। इसने माना था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करें, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटगोइंग फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ summation q and epsilon naught, where summation q is the algebraic sum of charges inside the surface। मतलब जैसे ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, ये, तो इस सरफेस से जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा, यानी इस सरफेस से जो बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक तरीके से वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो इसके अंदर जो चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर किसी सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप पॉजिटिव में लेंगे, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में लेंगे, और ऐड करेंगे तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा। ओके, और ये यहाँ पर क्यों लेते हैं ऐसा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग होती है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकमिंग होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटगोइंग भी होगा और इनकमिंग भी होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इसने दिया और वो आउटगोइंग के लिए दिया। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है, द आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम a closed surface in electric field
closed surface in electric field is equal to ratio of algebraic sum of charges inside the surface and epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space, that is statement of Gauss law. The outgoing electric flux from a closed surface in electric field is equal to ratio of algebraic sum of charges inside the surface and epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space. So phi equal to summation q upon epsilon naught or closed integration वेक्टर E डॉट वेक्टर ds और dA जो भी आप यूज करें एरिया एलिमेंट के लिए, डॉट ds इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज गॉस थ्योरम और गॉस लॉ. E डॉट ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज्ड सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन लिया जाता है. क्लोज इंटीग्रेशन में जिस सरफेस के लिए आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू रखी जाती है. वो न्यूमेरिकली बात आएगी. जैसे अभी मान लीजिए आप स्फीयर पर ले रहे हैं तो जब क्लोज इंटीग्रेशन ds की बात करोगे तो 4 स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर डायरेक्ट लिखोगे. अगर आप मान लीजिए क्यूब के लिए ले रहे हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds आप 6a स्क्वायर डायरेक्ट क्यूब का एरिया लिखेंगे. स्क्वायर के लिए ले रहे हैं तो a स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्ट उसकी साइड a मानकर. ऐसे ये क्लोज इंटीग्रेशन dv ds. अगर मान लीजिए क्लोज इंटीग्रेशन dv आता है और स्फीयर पर आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे. तो ये इस तरीके से यहाँ पर यूज होता है. अब सपोज करो यहाँ पर समेशन q पॉजिटिव है. इफ समेशन q इज पॉजिटिव ये कब होगा पॉजिटिव? जब क्लोज्ड सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्जेज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी कम है. तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी लेकिन उसके रेस्पेक्ट में थोड़ी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड होगी. तो रिजल्टेंट क्या होगा? फ्लक्स आउटगोइंग होगा. तो इफ समेशन q इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आउटगोइंग. अगर ये पॉजिटिव है तो आउटगोइंग होगा. तो सिमिलरली इफ समेशन q इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स is incoming, that is incoming. And if summation q is 0 then electric flux is 0. जीरो कब होगा समेशन क्यू? जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी इक्वल, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी. तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, सपोज करो
इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं गॉस लॉ के। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रिक डाइपोल of charges plus minus 2 microcoulomb are present in a closed surface. What is outgoing flux? Outgoing electric flux. तो बेटे यहां पर अगर हम समेशन क्यू देखते हैं, समेशन क्यू, तो ये समेशन क्यू जो आएगा ये 4 इंटू प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6। बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितनी क्वांटिटी का पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी क्वांटिटी का नेगेटिव चार्ज होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द कपल ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये यहाँ पर आपके पास प्लस 8 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 8 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0। सो phi इक्वल टू 0 upon epsilon 0 means that is 0. So in this condition outgoing flux from closed surface will be 0. Okay. एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, how many electric field lines, number of electric field lines emerge from +1 coulomb charge. Question, how many electric field lines producing from +1 coulomb charge. ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। तो आपने जस्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने स्टार्ट किया था, उस समय भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे तो वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी जो किसी चार्ज से आउटगोइंग होगी। तो ये यहाँ फ्रॉम गॉस लॉ phi is equal to summation q upon epsilon naught implies that phi is equal to 1 upon 8.85 into 10⁻⁻12 equals to 10⁻12 upon 8.85 and that is 1.12 into 10⁻11. These are the number of electric field lines passing through 1 coulomb or producing by 1 coulomb. ओके, तो ऐसे किसी भी चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन हमारे पास अलग से फिर बनता है जो एग्जाम्स में भी आ चुका है नीट वगैरह में। जैसे ये एक मान लीजिए एक सरफेस दे रखा है, इस तरीके से उसने ये एक डायग्राम में आपको कोई सा भी एक सरफेस दे दिया।
ये S1, ये S2, ये S3, और यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। और आपसे वो किसी भी सरफेस से, इन तीनों में से कोई से भी एक सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको S1 से निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो समेशन Q इनक्लोज्ड सरफेस S1 ये आप लेंगे, समेशन Q इनक्लोज्ड सरफेस S1। अब समेशन Q इनक्लोज्ड सरफेस S1 क्या आएगा बेटे, यहाँ S1 के अंदर देखो, ये S1 की बाउंड्री ये है, ये S1 की बाउंड्री है, जो क्वेश्चन में उसने दी है वो ये बाउंड्री S1 की दे रहे हैं। तो इस बाउंड्री के अंदर ये 4 चार्ज प्रेजेंट है, +2, -2, +3, -1 माइक्रोकूलम। इट मीन्स यहाँ पर ये ओनली +2 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट होगा। समेशन Q क्लोज्ड सरफेस S1, देन phi from S1 is equal to summation Q upon epsilon naught, that is 2 into 10 to power -6 upon 8.85 into 10 to power -12। आप जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 into 10 to power 6 upon 8.85, that is 20 into 10 to power 6 upon 8.85। on solving that will be 2.24 into, that is 10 to power 5 सॉरी, इंटू 10 टू पावर 5, क्योंकि एक 10 हमने यहाँ पर यूज कर लिया, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जैसे S1 सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। सिमिलरली अगर आप S2 से निकालना चाहें तो आपके पास फिर ये समेशन Q ऑफ S2, पहले ये S2 से क्लोज्ड सरफेस निकलेगा। अब S2 की बाउंड्री ये है, तो ओनली हम जो क्लोज्ड चार्ज है उस पर ही उस पर ही विचार करेंगे, अदर आउटर चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 8% -2Q, -2 +2 +5 +3 on solving that is +8 microcoulomb. So phi from S2 will be summation Q and epsilon upon epsilon naught। तो ये 8 into 10 to power -6 upon 8.85 into 10 to power -12, और ये 8 into 10 to power 6 upon 8.85, 80 into 10 to power 5 upon 8.85, and on solving that is 8.96 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे ही जब S3 से आप निकालेंगे तो S3 में जो क्लोज्ड चार्ज है वो ओनली +5 +3 -3 -1 मीन्स इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास +4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम जब पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो 4.48 इंटू 10 टू पावर 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि पूछे तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें था। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें यूँ आता है, सपोज करो इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन यूँ आता है,
outgoing flux from a closed surface is 2 into 10 to power 5 volt into meter, and incoming flux in this surface is 4 into 10 to power 5 volt into meter. Find out quantity of charge inside the surface. ये क्वेश्चन है, आउटगोइंग फ्लक्स दे रखा और इनकमिंग फ्लक्स दे रखा और आपको क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिजल्टेंट आउटगोइंग फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि गॉस लॉ जो है वो आउटगोइंग फ्लक्स के लिए है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट आउटगोइंग फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू, अब आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव में लिया जाता है और इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव में लिया जाता है, जो मैं ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स जब आउटगोइंग होगा तो पॉजिटिव आएगा और इनकमिंग होगा तो नेगेटिव आएगा। तो देयर प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 5 और माइनस 4 इंटू 10 टू पावर 5, दैट विल बी minus 2 into 10 to power 5 volt into meter. Now from phi equal to summation q upon epsilon naught implies that summation q is equal to phi into epsilon naught. Put these values, summation q is equal to minus 2 into 10 to power 5 into 8.85 into 10 to power minus 12, that is minus 17.70 into 10 to power minus 7 coulomb, or minus 1.77 into 10 to power minus 6 coulomb, or minus 1.77 micro coulomb. That is the answer of this question. टोटल एनक्लोज्ड चार्ज इन सरफेस विल बी माइनस। और इससे ये भी पता लग रहा है चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब यह है कि इनकमिंग फ्लक्स ज़्यादा है, आउटगोइंग फ्लक्स कम है, क्योंकि रिजल्टेंट तो इनकमिंग ही होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आगे हम कंटिन्यू और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए तो इतना ही है। ओके, थैंक्स।